हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर चैनल। कल डीएसएसबी ने पोस्ट कोड 58/23 यानी असिस्टेंट ग्रेड थर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया एंड कल से ही बच्चे परेशान हैं ड्यू टू इट्स हाई कट ऑफ। खास तौर से एलडीसी वाले बच्चे, उन्हें लग रहा है कि असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की तरह उनकी कट ऑफ भी हाई जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि रीजंस क्या थे असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की इतनी हाई कट ऑफ के पीछे। उसके बाद बात करेंगे कि क्यों एलडीसी वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है एंड कैसे असिस्टेंट एंड एलडीसी ये दोनों एग्ज़ाम अलग अलग हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लेटेस्ट क्वेश्चंस को समझ के हम पेपर के ट्रेंड को समझ सकते हैं, जो हमें हेल्प करेगा हमारी अप्रोच बदलने में एंड ये फाइनली हेल्प करेगी हमें पेपर में। इसके साथ ही थोड़ा कट ऑफ के बारे में बात करेंगे एंड लास्ट में बात करेंगे कि असिस्टेंट ग्रेड थर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था इससे हम क्या लेसन्स ले सकते हैं, क्या सीख सकते हैं जो यूज़फुल रहेगा एलडीसी एग्ज़ाम्स में। क्लियर है? सबसे पहले बात करेंगे असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की कट ऑफ के बारे में। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसीज़ हैं ये पिछले साल अगस्त सितंबर में आई थी, तब इनके फॉर्म्स भरे गए थे एंड 2023 में आई थी एंड इसका रिज़ल्ट आया है 27 सितंबर 2024 को, यानी कि लगभग पूरा एक साल हो चुका है। तो डीएसएसबी की वैकेंसीज़ में थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, क्योंकि इसमें ये एक साल लगा देते हैं, बल्कि इसमें तो ज़्यादा ही लग जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 39 थी एंड हाई कट ऑफ जाने का जो मेन रीज़न है वो ये स्मॉल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ ही हैं। इसलिए हमें असिस्टेंट ग्रेड थर्ड को एलडीसी एग्ज़ाम से कंपेयर नहीं करना चाहिए, जिसमें अराउंड 3000 प्लस वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको कम से कम 165 मार्क्स लेकर आने थे आउट ऑफ 200 अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं एंड इसमें टोटल बैठे थे 9240 बच्चे, जिसमें से 593 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर टाइपिंग टेस्ट। अब बात कर लेते हैं उन मेन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से इतनी हाई कट ऑफ गई है। रीजंस पर बात करें उससे पहले देखते हैं कि कट ऑफ क्या होती है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम है उसकी जो कट ऑफ होगी वो इक्वल टू होगी उसके इजी क्वेश्चंस के, एंड जो तुक्के वाले क्वेश्चंस है जो आप तुक्के से ठीक करके आते हो एंड जो मिस्टेक वाले क्वेश्चन है जो गलती से आपके क्वेश्चन गलत हो गए आपको आते थे, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर जाते हैं। तो जो कट ऑफ होती है वो ईजी क्वेश्चंस ±5 की रहती है। आप किसी भी पेपर को उठाकर देख सकते हो, हमेशा ट्रेंड यही रहता है। अब देखते हैं कि असिस्टेंट ग्रेड थर्ड इसकी कट ऑफ हाई जाने का क्या कारण था। तो सबसे पहले तो इसका जो पेपर था वो डिफ़िकल्ट नहीं था एंड इजी भी नहीं था। इसका पेपर था मॉडरेट, इसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी ऊपर चली गई एंड इसकी जो स्मॉल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 39 वैकेंसीज़ थी, ये एक मेजर कारण था इसकी कट ऑफ हाई जाने का। एंड हाई कंपटीशन, जो 9240 बच्चे बैठे थे 39 वैकेंसीज़ के लिए, इन्होंने भी कंपटीशन को बढ़ा दिया था। जो हाई कट ऑफ जाने के पीछे मेन फैक्टर है वो ये 39 वैकेंसीज़ हैं। अगर ये वैकेंसीज़ ज़्यादा होती लाइक एलडीसी जिसकी 3000 प्लस वैकेंसीज़ हैं, 3000 प्लस, तो इसकी कट ऑफ 3000 है, ये इसकी कट ऑफ अराउंड 130 से 140 के बीच में रहने वाली थी। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि एलडीसी की कट ऑफ 130 140 चली जाएगी। इसकी कट ऑफ का एनालिसिस इसका एग्ज़ाम जो इसका पेपर होगा वो देखकर होगा एंड ये एक रफ़ एस्टीमेट लगा सकते हो आप इसको, रफ़ एस्टीमेट कि एलडीसी की इतनी रहने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस एंड उनके ऑप्शंस का डिफ़िकल्टी लेवल देखकर ही कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एंड ये जो मॉडरेट बोला है ये भी इसीलिए बोला है कि एग्ज़ाम को मुश्किल उसके क्वेश्चंस नहीं बल्कि उसके ऑप्शंस बनाते हैं कि उनका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है। एंड बिलीव मी, अगर आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो एग्ज़ाम टाइम में डीएसएस भी आपकी हेल्प करेगा थ्रू ऑप्शंस, और इसका ओवरव्यू हमें मिलेगा असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे थे उन्हें देखकर। इस एग्ज़ाम के एक एक क्वेश्चन को गिनकर मैंने टॉपिक वाइज लिखा है, सो यू कैन रिलाई ऑन दिस इन्फॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। इसमें फ्लोर्स एंड रोज़, इसके टोटल 5 क्वेश्चन थे। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग थे लेकिन डुएबल थे, इजी थे। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें हमें कोड्स को गिनना था, जैसे सिंबल्स को गिनते हैं कि इस सिंबल के बाद कितने वोवल्स हैं। इस तरीके के टोटल 9 क्वेश्चंस थे। स्टेटमेंट कंक्लूजन 2 क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन 2 क्वेश्चन, कोडिंग एंड डिकोडिंग 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन या फैमिली ट्री भी बोल सकते हो, फैमिली ट्री, इसके 2 सवाल थे। फिर वो वाले क्वेश्चन थे जिसमें पेयर्स बनाने होते हैं,
पेयर्स यानी एनालॉजी के, इसके टोटल 3 सवाल थे। ऑड वन आउट से टोटल 4 सवाल थे। ऑड वन आउट वो वाले जिसमें 3 एक जैसे होते हैं और एक को छांटना होता है। कैलेंडर से केवल 1 सवाल आया था। एंड मिरर एंड फिगर्स वाले टोटल 5 सवाल थे। 6 सवाल आए थे सीरीज से। एंड 1 सवाल था सिंपल एडिशन से, जिसमें सिंपली ऐड करना था। नाउ अगर कोई बच्चा इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके गया था तो 1-2 सिली मिस्टेक्स को छोड़ के उसके 38 मार्क्स आराम से आ जाते हैं। क्लियर है? अब मैथ्स पर आ जाओ। मैथ्स के टोटल 40 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से था। रेशियो के थे टोटल 3 सवाल। बोर्ड से रिलेटेड जो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम वाले क्वेश्चन आते हैं रिवर से रिलेटेड, वो 1 क्वेश्चन था। 7 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो डुएबल थे। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से टोटल 4 सवाल थे, जिसमें से मेजॉरिटी सिंपल इंटरेस्ट से ही थे, सो डुएबल थे। और 4 सवाल आए थे एवरेज से। नाउ सक्सेसिव डिस्काउंट वाले क्वेश्चन, जिनमें एक डिस्काउंट के ऊपर दूसरा डिस्काउंट लगता है एंड अफेक्टिव डिस्काउंट बताना होता है, ऐसे 2 क्वेश्चन थे। एलसीएम का 40 में से सिर्फ 1 क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन थे प्रॉफिट एंड लॉस से। परसेंटेज से केवल 2 सवाल थे। सेम विथ टाइम एंड वर्क 2 सवाल। 3 सवाल थे टाइम एंड डिस्टेंस के। एरिया से रिलेटेड टोटल 6 सवाल पूछे गए थे जो डुएबल थे। इसमें सिर्फ ये टेस्ट कर रहे थे कि आपको फॉर्मूले याद है या नहीं। इसमें वो फ़ायदे में रहे थे जिनकी फास्ट कैलकुलेशन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें टाइम कंज्यूमिंग थे। क्लियर है? सो ये हो गया मैथ का। एंड अब बात करते हैं इंग्लिश की। ऐसे सवाल जिसमें वर्ड्स की स्पेलिंग पूछी थी 3 थे। 6 सवाल ईडियम एंड फ्रेसेस से आए थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट वो PQRS वाले वो 2 थे। प्रिपोजिशन 4 सवालों में पूछा गया था। सेम विद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 4 सवाल। 3 सवाल थे आर्टिकल ए एंड द से 3 सवाल, और 3 ही सवाल थे क्वेश्चन टैग से। क्वेश्चन टैग के 3 सवाल। वोकैब के टोटल 5 सवाल थे, इसी में सिनोनिम एंटोनिम सारे थे। और 10 सवाल आए थे सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन से। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। टोटल 40 सवाल। अब इसमें कितना स्कोर बनता, ये सब्जेक्टिव चीज़ है। आपकी इंग्लिश कैसी है ये उस पर डिपेंड करता है। एक अच्छा स्कोर इसमें 35 प्लस का होता। अब चलते हैं अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी के पास। इसमें मुहावरे के थे टोटल 5 सवाल। 2 सवाल थे शुद्ध अशुद्ध के 2 सवाल। और शब्द जिसमें समानार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची ये सारे आ जाते हैं, इसके टोटल थे 7 सवाल। तो ये हिंदी की वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए। 1 सवाल आया था संज्ञा से। कर्म से आया था 1 सवाल। 2 सवाल थे वाक्य भेद 2 सवाल। और 3 सवाल आए थे संधि से। इसके 2 थे। संधि से आए थे 3 सवाल। 3 ही सवाल थे कारक से। विशेषण का 1 सवाल। एंड गद्यांश, जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आता है, वैसे ही गद्यांश से थे टोटल 15 सवाल। सो दिस इज़ अबाउट हिंदी। जीके के बारे में आगे डिटेल से कर लेंगे। अब देखिए, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारे मेन सब्जेक्ट थे। इसमें अगर आप 10-10 टॉपिक भी करके चले जाते चारों सब्जेक्ट में, तो आपके आराम से अच्छे नंबर बनने वाले थे। 185 आउट ऑफ 200 ये डुएबल था अगर आपकी इन टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस होती एंड एग्ज़ाम में विदाउट कमिटिंग एनी स्टूपिड मिस्टेक, कोई स्टूपिड मिस्टेक किए बिना अगर आप एग्ज़ाम अच्छे से करके आते तो आराम से आप ये स्कोर ला सकते थे। एंड इनमें से एक भी ऐसा टॉपिक नहीं था, नॉट अ सिंगल वन, जो पहले DSSB ने पूछा ना हो। सो यहाँ से एक बात सीख लो कि PYQ, सिर्फ PYQ पे ध्यान देना है और सिर्फ वही वाले मॉक्स करने हैं जो बेस्ड हैं PYQ पर। दिस सेट बिलीव मी कि 100 में से 5 बच्चे भी PYQ पर ध्यान नहीं देते होंगे। ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ बुक्स ले आते हैं या फिर कोई कोर्स खरीद लेते हैं और इन्हें ऐसे ही आइडल छोड़ देते हैं। फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं और वहाँ देखते हैं, वहाँ ये मतलब रियलाइज़ करते हैं कि यहाँ तो PYQ पूछे हैं।
सो ये चीज़ फॉलो नहीं करनी है। सिलेबस से पता लगता है हमें कि हमें पढ़ना क्या है, लेकिन जो PYQs होते हैं वो हमें आइडिया देते हैं कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस ट्रेंड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। सो ये सब चीज़ों के लिए PYQ बहुत ज़रूरी है। अब सुनिए आपको करना क्या है। पहले अपने टॉपिक्स को क्लियर करो और उसके बाद सीधे जाके PYQ लगाना शुरू कर दो। आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं जीके की। इसमें देखिए, अगर आपको ल्यूसेंट या NCERT 6 to 10th नहीं करनी तो मैं जो PYQ करवा रहा हूँ जो बेस्ड हैं इन 45-46 टॉपिक्स पर, इनको अच्छे से कंप्लीट कर लो। करंट अफेयर्स की बात करें तो कोई एक कंपाइलेशन ले लो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो वो, और उसके लगभग 6 से 8 महीने के करंट अफेयर कर लो। इस असिस्टेंट ग्रेड 3rd के एग्ज़ाम में भी हमने देखा था कि अगर 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए हैं तो उसमें से 3 क्वेश्चन आए हैं जो 2-3 महीने पहले की करंट अफेयर है, और 2 क्वेश्चन आए हैं जो 1 साल या 2 साल पहले की करंट अफेयर है। सो आप 6 से 8 महीने की कवर कर लो, यही इनफ है। जो आना होगा इसी में कवर हो जाएगा। एंड जो टाइम बचे उसको लगाओ स्टैटिक टॉपिक्स पर। स्टैटिक टॉपिक्स पर ये एक लिस्ट है, इनको कवर कर लो, या आप PYQ भी कवर कर सकते हो। नाउ लास्ट में ये बात करते हैं कि असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे हम क्या सीख सकते हैं जो यूज़फुल होगा LDC के एग्ज़ाम में। सो की टेक अवेज टू बी यूज्ड इन LDC एंड अदर एग्जाम्स। पहली चीज़, एक्सपेक्टेड टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, कोई वेगनेस नहीं है कि कहीं से भी उठा के सवाल दे दिया। DSS भी वहीं से सवाल पूछ रहा है जहाँ से वो पहले पूछ चुका है। नेक्स्ट ये लाइन, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि PYQ मेन है। अभी हमने क्वेश्चंस भी देखे थे, जो PYQ में टॉपिक्स पूछे जा चुके हैं वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं घुमा फिरा के। एंड दिस इज़ ऑल्सो क्लियर कि जो 165 की कट ऑफ लगी थी, दिस इज़ नॉट बियॉन्ड रीच, दिस इज़ डूएबल। नेक्स्ट, एग्ज़ाम में रिस्क ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन ओवर रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। सो अगर आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओ तभी रिस्क लो बचे हुए 2 ऑप्शंस में। DSSB के फॉर्म निकले, उन फॉर्म्स को लाखों स्टूडेंट भरते हैं, लेकिन जो मेन कंपटीशन है वो होता है अमंग हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। तो ये देख के घबराया मत करो कि इतने स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है। आपको केवल अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना है, यानी जो आपका कोर है, कोर जो स्टैटिक टॉपिक मैंने बताए हैं इनको स्ट्रॉन्ग करना है। बाहर से चीज़ें कम पढ़नी है। जब आपका कोर स्ट्रॉन्ग होगा उसके बाद आपको बाहर मूव करना है। एंड लास्ट में, अगर आपको पेपर इजी लग रहा है तो और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपका कंपटीशन उन बच्चों से है जो आपके साथ एग्ज़ाम में बैठे हैं, ना कि खुद से। आई होप जो मैंने बातें बताई हैं वो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प करें, जिससे आप उन एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ। विद दिस आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।